24 फरवरी 2022 की सुबह को रशिया ने अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला कर दिया। हमले के पहले दिन रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जहां पर रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयरपोर्ट्स, आर्टिलरी सिस्टम और वेपन डिपो को आसानी से निशाना बनाया। सबसे ज्यादा हमले दारुल हुकूमत कीव पर किए गए, जहां पर एयर स्ट्राइक के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए। रशियन एयरफोर्स के ऑपरेशन के बाद रशियन अटैक हेलीकॉप्टर ने कंबाल संभाली और ग्राउंड यूनिट्स के लिए रास्ता साफ किया। इस हमले के पहले 3 से 4 दिन रशिया के नाम रहे, जहां पर रशियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इंपोर्टेड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। यूक्रेनी सदर प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मुताबिक रशियन इन्वेजन के तीसरे दिन गोलियों की आवाज प्रेसिडेंट ऑफिस तक आ रही थी, जो कि दारुल हुकूमत कीव में है। पहले हफ्ते में रशियन ग्राउंड फोर्सेस काफ़ी अंदर तक चली गईं और बज़ाहिर यही लग रहा था कि चंद दिनों में रशियन ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इन्वेजन के फर्स्ट वीक के मैप को देखें तो रशिया ने नॉर्थ से कीव, चेर्नोबिल, खार्किव से अपनी ग्राउंड फोर्सेस को इन्वेट किया और ईस्ट से मारियोपोल और फिर क्राइमिया से रशियन फोर्सेस आगे बढ़े। रशियन फोर्सेस को मारियोपोल में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जहां पर रशिया ने कुछ दिन पहले जाकर कंट्रोल हासिल किया। अगर हम ताज़ा सिचुएशन की बात करें तो रशियन ट्रूप नॉर्थन एरिया जैसे कि दारुल हुकूमत कीव, चेर्नोबिल और स्मै से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई हैं, जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने दोबारा इन एरिया को कैप्चर कर लिया है। रशिया ने अपने ट्रूप्स को नॉर्दर्न एरिया से निकालकर ईस्टर्न एरिया में डिप्लॉय किया है, क्योंकि रशिया चारों तरफ से लड़ने में नाकाम हो रहा था। यूक्रेनियन फोर्सेस बड़ी बहादुरी से लड़ी, जहां पर उन्होंने एक अच्छा खासा डैमेज जो है वो पहुंचाया है रशियन ट्रूप्स को। अब रशियन फोर्सेस यूक्रेन के सिर्फ ईस्टर्न एरिया में लड़ाई लड़ रही हैं, जिनका बुनियादी मकसद क्राइमिया से लेकर खार्किव तक मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। राजधानी कीव की लड़ाई में रशिया को नाकामी का सामना करना पड़ा, जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशियन की आर्टिलरी, टैंक्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इवन दैट के रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी शॉट डाउन किया। तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी मुकम्मल सपोर्ट दिखाई है और यूक्रेन की जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स जो हैं वो सप्लाई किए गए हैं यूक्रेनियन मिलिट्री को। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स को डिस्कस करेंगे, इनको यूक्रेनियन फोर्सेस ने इस्तेमाल करते हुए एक कामयाबी हासिल की है रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वेपन है वो तुर्किश बैक्टर TB2 ड्रोन है। बैक्टर TB2 बेसिकली एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इस ड्रोन को यूक्रेन फोर्सेस यूज़ कर रही हैं रशियन ग्राउंड फोर्सेस के अगेंस्ट में, और इसने काफ़ी अच्छा खासा परेशान कर रखा है रशियन ग्राउंड यूनिट्स को। यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी वीडियो भी निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर इसने डिस्ट्रॉय किया है रशियन यूनिट्स को। तो ये काफ़ी कैपेबल ड्रोन है, लो कॉस्ट में आता है कंपेयर टू अनदर ड्रोन्स के। अगर हम TB2 की कॉम्बैट परफॉर्मेंस की बात करें तो आर्मीनिया के खिलाफ इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए थे आर्मीनिया के, जहां पर इसने आर्मीनिया का S-300 डिफेंस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय किया था। तो TB2 की वजह से अजरबैजान ये जंग जो है वो जीत गया था और आर्मीनियन ग्राउंड यूनिट्स को काफ़ी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। तो अगर हम लाइव सिनेरियो की बात करें तो यूक्रेन इसे बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अगेंस्ट में। तो यूक्रेन जो है वो करीबन 20 के करीब TB2 ड्रोन्स को ऑपरेट करता है। तो बहुत ही अहम टारगेट जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं TB2 की जानिब से, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल्स और रशियन आर्टिलरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें TB2 ने इनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी कुछ वीडियो जो हैं वो यूक्रेन की जानिब से रिलीज़ भी की गई हैं। बट इस ड्रोन की कुछ खामियां भी हैं। यह ड्रोन लिमिटेड स्पीड, लिमिटेड रेंज और लिमिटेड एल्टीट्यूड के साथ आता है, जहां पर इसे सरफेस टू एयर मिसाइल से निशाना बनाना काफ़ी आसान होता है, जहां पर इनकी खुद की डिस्ट्रॉय होने की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिसमें इनको डिस्ट्रॉय होता देखा जा सकता है। तो अवेलेबल डेटा के मुताबिक अब तकरीबन 8 के करीब TB2 जो है वो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। तो अगर हम इस मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 4 हार्ड पॉइंट के साथ आता है, जिसमें ये डिफरेंट कैटेगरी के बॉम्ब्स और एंटी टैंक मिसाइल जो है वो फायर कर सकता है। बाकी ये 220 किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई करता है और ये 150 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। और अगर हम इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 18,000 फीट की बुलंदी पर ऑपरेट किया जाता है। तो पाकिस्तान भी फ्यूचर में इसे अपने फ्लीट में इंडक्ट करेगा, बट रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इसे एक बड़े पैमाने पर ऑपरेट किया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट वेपन्स निकल कर सामने आया है रशियन इन्वेजन में। दूसरे नंबर पर जो वेपन सबसे ख़तरनाक निकल कर सामने आते हैं रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, वो मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है।
तो ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, जहाँ पर इसे किसी भी जगह से एक सोल्जर अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। तो हेलीकॉप्टर्स और लो स्पीड एयरक्राफ्ट इसका आसानी से निशाना बनते हैं। रशिया जैसा मुल्क 2 मंथ गुजरने के बाद भी यूक्रेन की फिजा पर कब्जा नहीं कर सका, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यूक्रेन को मेनली 4 टाइप्स के मेन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की जानिब से, जिसमें अनला, जेवलन, स्टारस्ट्रिक और स्ट्रिंगर शामिल हैं। तो इन मेन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है रशिया को, और रशियन एयरफोर्स को पीछे धकेलने में ये काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं और सोल्जर इनको आसानी के साथ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो इनको किसी भी जगह से और कहीं से भी फायर कर सकते हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग अटैक होता है जिसमें एनिमी एयरक्राफ्ट्स को, टैंक्स को मौका ही नहीं मिल पाता। इन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करके यूक्रेन फोर्स ने अच्छा खासा डैमेज दिया है रशिया को, जिसमें रशिया के कुछ Su-34 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए हैं इन सिस्टम को यूज़ करते हुए, और एक Su-35 की फ़ोटो भी सामने निकल कर आई थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। बाकी अनला और जेवलिन को यूज़ करते हुए रशियन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को भी बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसमें इनके T-19 MS बैटल टैंक्स भी शामिल हैं। बाकी इनके द्वारा हेलीकॉप्टर्स भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। तो इसमें रशिया के Mi-24 और Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स भी को भी निशाना बनते देखा जा सकता है कि ये कितनी आसानी से सोल्जर इसे बड़ी कामयाबी से निशाना बनाते हैं। ये सिस्टम ऑपरेट करने में भी इंतहाई आसान है, क्योंकि एक बार टारगेट की रेंज में आने के बाद इनको कहीं से भी फायर किया जा सकता है। तो रशियन फोर्सेस के लिए TB2 ड्रोन से ज़्यादा सर का दर्द ये मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बने हुए हैं, क्योंकि कहीं से भी, किसी कोने से, किसी दरख्त के पीछे से या किसी बिल्डिंग से यूक्रेनियन सोल्जर इससे रशियन एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स पर फायर कर देते हैं, जो कि एक सरप्राइजिंग अटैक होता है। और मेन पोर्टेबल होने की वजह से इनको कोई आसानी से देख भी नहीं सकता। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इन सिस्टम ने एक एज प्रोवाइड कराया है यूक्रेनियन को रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशियन एयरफोर्स को मैदान से पीछे हटना पड़ा है। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़े लॉस की बात करें तो यहाँ पर रशिया ने अपनी एक पावरफुल क्रूजर मॉस्कोवा को खो दिया है। तो यूक्रेन की जानिब से ये दावा किया गया है कि 2 नेपच्यून मिसाइल ने इस शिप को हिट किया है, और डैमेज ज़्यादा होने की वजह से ये शिप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सका और ब्लैक सी की गहराई में खो गया है। जबकि रशिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस शिप में रखे एम्यूनेशन में विस्फोट होने की वजह से शिप को डैमेज पहुंचा है और शिप ब्लैक सी की गहराइयों में डूब गई है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया का सबसे बड़ा लॉस है, और ये रशिया की काफ़ी पावरफुल क्रूजर मानी जाती थी। मस्कोवा को 1983 में रशियन नेवी में कमीशन किया गया था, और इसको एक लीथल वेपन समझा जाता था रशियन नेवी में, और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाता था, जैसे कि क्रीमिया, जॉर्जिया और तुर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये एक पावरफुल तोप मानी जाती थी रशिया की, जिसे अब रशिया ने खो दिया है। आप इसके पावरफुल होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट लेयर में 64 S-300 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम इसके वर्टिकल लॉन्चिंग में आते थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसके साथ साथ ये 40 OSA MA सैम को भी एक साथ कैरी कर सकती थी। तो मस्कोवा की डिफेंस कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इसके सेकंड लेयर में 16 P500 बेसाल्ट एंटी शिप मिसाइल जो है वो फिट आते थे, जो कि कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। अगर मॉस्कोवा की तरफ से आने वाली कोई मिसाइल S-300 डिफेंस सिस्टम से भी बच जाती थी, तो थर्ड लेयर में AK-67 6 क्लोज इन वेपन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किए गए थे, जो इसे 360 डिग्री की कवरेज जो है वो प्रोवाइड करवाते थे। और इतने अच्छे डिफेंस के बावजूद 2 यूक्रेनियन नेपच्यून मिसाइल का इस क्रूजर को हिट करना रशियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।